हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की गतियां। ठीक है, पृथ्वी की गतियां इस टॉपिक पर हम जो कि भूगोल का एक टॉपिक है, ठीक है, इसके संबंध में चर्चा करने वाले। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पहले 5 प्रश्न हम देखेंगे, उसके पश्चात हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखो, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितना समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा मतलब सूर्य की परिक्रमा यानी कि उसके चारों ओर की परिक्रमा। ठीक है, तो कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, अगला देखो, अपसौर की स्थिति किस तिथि को बनती है? ठीक है, अपसौर की स्थिति किस तिथि को बनती है? ठीक है, दो तरह के होते हैं। देखो, एक उपसौर होता है और एक अपसौर होता है। ठीक है, तो अपसौर की स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को बनती है अपसौर की स्थिति। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, देखो, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर घूमना क्या है? ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। और आज का लास्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है ये आपसे पूछा गया, किस स्थिति में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने पर। ठीक है, अब जानते हैं, देखो विस्तार पूर्वक। तो बिंदु है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। सबसे पहले देखो घूर्णन गति। आप सभी जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या झुकी हुई है। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी झुकी हुई है, जो कि कितना 23.5 डिग्री। ठीक है, इतना झुकी हुई है पृथ्वी। इसी में देखो, एक अपने अक्ष पर घूम रही है और एक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। ठीक है, और एक अपने अक्ष पर भी घूमती रही है और इसके चारों ओर भी घूम रही है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है वो क्या कहलाता है? घूर्णन गति। ठीक है, किसी चीज का अपने स्थान पर घूमना क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। लेकिन किसी के पिंड के चारों ओर चक्कर क्या लगा, ये क्या होगा? परिक्रमा करना, यानी कि परिभ्रमण या फिर परिक्रमण। ठीक है, तो देखो घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है तथा 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है। ठीक है, इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि देखो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है। ठीक है, जैसे लट्टू घूमता है उसकी तरह, उसकी भांति घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो जब घूमती है तो 24 घंटे लगता है। ठीक है, तो 12 घंटे मतलब कोई भी हिस्सा, माना ये पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर घूम भी रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। तो यहाँ पर अगर एक घूमेगी तो हर हिस्सा एक न एक बार सूर्य के प्रकाश में सामने आएगा। ठीक है, तो जब ये पीछे वाला हिस्सा है तो यहाँ क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। और प्रकाश कहाँ पड़ेगा? फ्रंट वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पड़ेगा ना, तो पीछे आधे हिस्से पे क्या रहेगा? अंधेरा होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं। ठीक है, दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक ओर ही पड़ता है पृथ्वी में। ठीक है, दूसरी ओर जब वो अपना घूर्णन पूरा करके वहां पर पहुंचते हैं तब उस ओर पड़ता है, दूसरी ओर अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो कहीं दिन कहीं रात की स्थिति होती है, तो इसलिए दिन रात पृथ्वी पर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो परिभ्रमण गति। ठीक है, परिभ्रमण या फिर सूर्य की परिक्रमा करने वाली जो गति है उसको परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी के। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन का अंतर। देखो ये 6 घंटे, 6 दूसरे साल जुड़े, 6 तीसरे साल, 6 चौथे साल। ठीक है, ये चारों जुड़ के कितने हो गए? 24। तो प्रत्येक 4 साल में 24 दिन मतलब 24 घंटे मतलब एक दिन अतिरिक्त समय हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है? 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष या फिर हिंदी में इसको अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अधिवर्ष होता है। अगला देखो पृथ्वी की परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण होगा, परिभ्रमण। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा पीडीएफ में भी। परिभ्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी ये सूर्य है,
ये पृथ्वी का कक्ष है, ठीक है। तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो घूमती रहती है पृथ्वी इसके चारों ओर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इस तरह से घूमती रहती है, ठीक है। तो इसके चारों ओर जो गति करने वाला जो गति करती है, ठीक है, इसी के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, देखो कभी पृथ्वी सूर्य से दूरी पर रहती है, कभी सूर्य से नजदीक रहती है, ठीक है। तो जब नजदीक रहती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध नजदीक में रहता है ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर रहती है, ऐसे ही दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो वो अभी आगे हम देखने वाले हैं इस पे। आगे देखो, सबसे पहले उससे पहला जो टॉपिक है उपसौर तथा अपसौर, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के परितः मतलब परिधि में दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिभ्रमण करती है, ठीक है। इस कारण पृथ्वी वर्ष में एक बार सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, ठीक है। जब सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर, ठीक है। उस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर। तो यूके ट्रिपल एस एक बार इस प्रश्न को पूछ चुका है। उपसौर की घटना कब होती है, कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। और इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है उसे क्या कहा जाता है, अपसौर। और अपसौर प्रत्येक वर्ष कब होता है, जुलाई में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो जनवरी में क्या है, उपसौर, जुलाई में क्या है, अपसौर, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला देखो ऋतु परिवर्तन, ठीक है। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती रहती है, साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करती है, ठीक है। अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां सदैव बदलती रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। जब परिक्रमा करते हैं तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों में बदलाव होगा। और साथ ही देखो पृथ्वी 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है अपने अक्ष पर, तो इसके ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ठीक है, जो स्थितियां बदलने में, ठीक है। देखो तथा इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है। आप सभी जानते हैं कि दो परिस्थितियों में, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर, सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। यानी कि मध्य में है एकदम, सूर्य कहां पर पड़ रहा है, विषुवत रेखा में पड़ रहा है, ठीक है, एकदम मध्य में पड़ रहा है। बाकी अन्य जो देखो यहाँ पर सूर्य उत्तरायण होने लगता है, ठीक है, 21 मार्च के पास, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर आने लगता है सूर्य, उत्तरी ध्रुव में उसका प्रकाश ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, ठीक है। ऋतु कैसे आ रही है, जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ गई, ठीक है। और इसी वजह से 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा कभी, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत किस तिथि को चमकता है, 21 जून को, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन है, 21 जून। अब देखो फिर 23 सितंबर से सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होने लग जाता है, फिर वही उसके विपरीत प्रक्रिया, ठीक है। तो जब ये दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, ठीक है। दिन बड़ा वहां पर हो गया, सूर्य उस ओर चला गया, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़ा हो गया, तो वहां पर ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में उस दौरान शीत ऋतु रहती है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, देखो 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक का जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर शीत ऋतु का टाइम होता है, और 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का टाइम रहता है, ठीक है। फिर देखो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत चमक रहा है। मकर रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री नीचे की ओर है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। और जो कर्क रेखा थी कहाँ थी, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में थी, ठीक है। अब सूर्य कहाँ चमक रहा है 22 दिसंबर को लंबवत, मकर रेखा में, ठीक है, मकर रेखा में। तो ये क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो एक बार प्रश्न बना हुआ था, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में देखो शीत ऋतु, इसको याद रखने का आपको सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, गर्मियों में आप सभी जानते हैं दिन बड़ा होता है, ठीक है। तो दिन बड़ा होता है मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास का समय क्या है, बड़ा है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, ठीक है। आप लोग कोचिंग जाते होंगे, शाम को आते आते अंधेरा हो जाता है, या फिर सुबह आपको अंधेरे में जाना पड़ता है। इसका मतलब ठंडियों में क्या होता है, यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग यहाँ पर दिन छोटे हैं, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हैं, अर्थात 22 दिसंबर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, ठीक है। अगला देखो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उस पर चमकता है, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो 21 मार्च की जो स्थिति है इसको बसंत विषु, और 23 सितंबर वाली उसको शरद विषु। देखो
यहाँ पर बसंत ऋतु होते, ठीक है, इसलिए इसको बसंत ऋतु, बसंत विषु, ठीक। और 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, शरद विषु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला देखो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी और जो चंद्रमा है दोनों सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान होने के कारण पृथ्वी पर से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है, लगभग 59% जो भाग है चंद्रमा का वही यहाँ से दिखाई देता है, शेष भाग नहीं दिखाई देता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो पृथ्वी से चंद्रमा संपूर्ण प्रकाशित भाग पूर्णिमा को तथा संपूर्ण अप्रकाशित भाग अमावस्या को दिखाई देता है। मतलब जो चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग है कब दिखाई देता है पृथ्वी से, पूर्णिमा के दिन, ठीक है, उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है ना, और उसके पश्चात अमावस्या के दिन चांद नहीं आता रात को, ठीक है। तो संपूर्ण अप्रकाशित भाग कब दिखाई देता है, अमावस्या को दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए और पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की बजाय चंद्रमा की परछाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। माना ये सूर्य है, ठीक है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा का जो एरिया है इस एरिया में क्या पड़ेगा, परछाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा, और यहाँ पर केवल चंद्रमा का प्रकाश जब पहुंचेगा तो ये परिस्थिति कौन सी हो जाएगी, ये परिस्थिति कौन सी है, सूर्य ग्रहण की, ठीक है। सूर्य ग्रहण पूरी पृथ्वी में एक साथ नहीं होगा लेकिन पृथ्वी के कुछ हिस्से में इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा छोटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है, जब पृथ्वी, देखो ये सूर्य है, ठीक है, और ये चंद्रमा, ये क्या है, पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, इनके बीच में आ जाती है पृथ्वी, और सूर्य की रोशनी, इसकी रोशनी देखो किसने रोक दी, पृथ्वी ने रोक दी, चंद्रमा तक नहीं पहुंची, ठीक है, पृथ्वी ने रोक दी, नहीं पहुंच पाती, उस पर पृथ्वी की छाया के कारण अंधेरा छा जाता है, ठीक है। पूर्णिमा है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंची तो क्या होता है, पूर्णिमा के दिन अंधेरा छा जाता है, ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन अगर अंधेरा छा गया तो उस स्थिति में क्या, देखो चंद्र ग्रहण, ठीक है। देखो पृथ्वी की छाया के कारण अंधेरा छा जाता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग यदि चैनल पर नहीं देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर, ठीक है, ठीक है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।